मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपको इस घटना के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग शायद उस पर विश्वास ना करो, लेकिन ये घटना एकदम सच है। मैं किसी भी तरह की कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। ये घटना मेरे ही साथ हुई थी। मुझे लगता था कि एक भूत मेरा दोस्त है। हाँ, दरअसल ये घटना 2003 की है। मैं अपने गांव गया हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ज़्यादातर टाइम मैं अकेले ही रहता था। पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपनी गांव में जाके अपनी खेतों को वहाँ पे मैं पतंग उड़ाया करता था। और लोग भी पतंग उड़ाते थे, लेकिन मैं सबसे बातचीत थोड़ा कम करता था। आज भी मुझको वो दिन साफ साफ याद है। शाम हो रही थी, मैं पतंग उड़ा रहा था और किसी वजह से मेरी पतंग की डोर टूट गई और पतंग मेरी खेत के कुछ ही दूर आगे बगीचे में जाके गिरी। हालांकि उस बगीचे में लाशों को भी जलाया जाता था। हमारा गांव और आसपास के जितने भी गांव थे, वो अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार वही बाग के किनारे करते थे और ज़्यादातर जितनी भी मौतें हमारे गांव में आसपास होती थी, वहीं पे सारे शवों को जलाया जाता था। हालांकि मुझको इसके बारे में पता था, क्योंकि वहाँ पे बोलते काली आत्माएं, काली रूह वहाँ पे घुमा करती है। वहाँ पे छोटे बच्चों और महिलाओं को जाना मना है। उस टाइम पिताजी चवन्नी या अठन्नी दिया करते थे कि वो बगीचे के बाहर गिरी हुई है। वो मुझे पैसा जल्दी नहीं देते थे, मेरे पैसे मांगने की आदत खराब ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि वो पतंग को जाके उठा के ले आता हूँ। मैं पिताजी से दोबारा पैसा नहीं मांगूंगा। मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपनी चरखी वहीं पे छोड़ दी और उसी जंगल की तरफ पतंग उठाने के लिए चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, पतंग वहाँ पे मुझे दिखी ही नहीं। मेरी पतंग जंगल के अंदर थी। हालांकि संटी और डोर जो पतंग में बंधी हुई थी, साफ साफ देख सकता था कि पेड़ पे से होते हुए नीचे जमीन पे आके गिरी है। मैंने सोचा कि वो धागा मैं खींचूंगा तो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो पतंग जंगल के अंदर ही थी। वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो एक पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी, क्योंकि वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं चाहकर भी उसको उतार नहीं सकता था और मैं उस पेड़ पे चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा। मैंने अपनी उम्मीद को वहीं पे तोड़ा। फिर मैं वापस अपने घर के ओर जाने लगा। मैं जैसे ही घूमा, मुझे पीछे से आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़ जैसे कि किसी ने मुझे इशारा किया हो। इस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत पीछे घुरा। छी, छी, छी। मुझे कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मैं दोबारा घर की ओर जाने लगा। तभी वो पतंग जो बहुत ऊपर फंसी हुई थी, वो देखते ही मैं एकदम चौंक गया। हालांकि पतंग हल्की फुल्की फट भी गई थी, उसका छूटना एकदम भी नामुमकिन था। वो नीचे कैसे आई, हालांकि मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, मैंने सोचा मैं इस पतंग को जोड़ लूंगा और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने पतंग को उठाया और उसकी फंसी हुई रील को दोबारा खींचने लगा और लपेटने लगा। तभी मैंने देखा उस बाग के अंदर रील को हाथों में लपेटने लगा। मैंने उस रील को काफी जोर से पकड़ा हुआ था। तभी मैंने देखा उस बाग के अंधेरे तरफ से किसी और चीज ने पकड़ा हुआ है और वो रील हवा में थी। ने पकड़ी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले शायद लगा पेड़ की किसी टहनी में वो फंसी हुई है, तो मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ताजुब तो तब मुझे हुआ जब उस रील को अंधेरे से भी कोई खींचने लगा। मैं काफी डर गया था। मैंने उस रील को वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन वो रील उस पतंग में ही फंसी हुई थी और पतंग को दोबारा लेके भागने लगा। अंदर से दोबारा किसी ने पतंग को खींच लिया। उस पतंग को उठाने के लिए जैसे मैं दोबारा उस जंगल की तरफ भागा, मुझे अंदर से एक आवाज आई कि जंगल के अंदर आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। और वो आवाज एक बच्चे की थी। मैं उस आवाज को साफ साफ सुन सकता था और ये मेरा कोई भी वहम नहीं था। उस आवाज को सुनने के बाद मैं एकदम चौंक सा गया। मैं काफी ज्यादा डर गया था। जंगल के अंदर मुझे काली परछाई भी दिखाई दे रही थी, जो कि एक बच्चे की थी। उसकी हाइट और मेरी हाइट लगभग सेम ही थी। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं अंदर नहीं गया और वापस घर की तरफ भाग के चला गया। इस घटना के बारे में मैंने किसी से बताया नहीं, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी पापा पक्का डांटते, क्योंकि उस तरफ सबका जाना माना था और मैं उसी तरफ गया हुआ था। अगले दिन दोबारा मैं उसी जगह पे था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, सोचा कि उस बाग की तरफ मैं दोबारा जाऊं। हो सकता है मेरी पतंग दोबारा मुझे वहीं पे पड़ी मिल जाए। मैं दोबारा उस बाग की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरी पतंग वहीं पे गिरी पड़ी हुई थी और उसमें फंसी हुई पतंग की रील जंगल के अंदर गई हुई थी। मैंने चुपचाप उस पतंग की फंसी हुई रील को तोड़ा और पतंग को लेके वापस आने लगा। तभी मुझे दोबारा उसी की आवाज आई कि तुम फिर आ गए, आओ तुम, मैं कुछ दिखाता हूँ।
और इस बार वो आवाज़ मैंने सच में सुनी थी। मेरा कोई वहम नहीं था, लेकिन मैं कभी भी जंगल के अंदर नहीं गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की कि तुम कौन हो और जंगल के बाहर क्यों नहीं आते हो। उसने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और वो एक भूत था। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उससे बात करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं फिर वहाँ से चला गया। फिर मैंने इस घटना के बारे में अपनी मम्मी को बता ही दिया। मम्मी मुझ पे तुरंत गुस्सा करने लग गई, आखिर तू उस तरफ गया ही क्यों था। उन्होंने ये बात पापा को बता दी और पापा भी मुझ पे गुस्सा करने लगे। अजीब तो तब हुआ जब मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था, हालांकि मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। मुझे उसके होने का कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बस वो आवाज़ मुझे सुनाई दी और लगातार वो आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। धीरे धीरे उस आवाज़ से मुझे डर लगने लगा था। इसके बारे में मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और उनको लगा मुझे कि वहम हो गया। कुछ दिन में मेरी तबीयत भी खराब होने लगी और सर भी घूमने लगा। उल्टी वगैरह आना बहुत ही नॉर्मल हो गया मेरे लिए। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला शायद फूड पॉइजनिंग हुआ है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता भी नहीं था, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो भी नहीं सकती थी। पता नहीं पापा के दिमाग में क्या आया। उनको जब वो बात पता चली थी जंगल के उस हिस्से पे मैं जाता हूँ, तो उसी वक्त वो मुझ पे शक करने लगे थे। उन्होंने फिर अपने जान पहचान के पुजारी से बात की। उस पुजारी को मेरा पहना हुआ एक कपड़ा दिखाया और पुजारी उस कपड़े से ही समझ गया कि मुझ पे कोई आत्मा का साया है और वो साया एक बच्चे की आत्मा का है। हालांकि वो आत्मा मुझे किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसके मेरे पास होने से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। पुजारी का ये कहना था उस आत्मा से सिर्फ मैं ही बात कर सकता था। काफी अजीब सी घटना थी ये, लेकिन ये मेरे साथ ही घटी। फिर किसी तरह उस पुजारी ने कोई ताबीज बनाई, वो मुझे पहना दी। हालांकि मम्मी इस ताबीज वगैरह किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती थी। उनको सिर्फ पूजा पाठ से ही मतलब था, क्योंकि उनको ताबीज वगैरह एक काला जादू लगता था। वो पूजा वगैरह भी बहुत किया करती थी। खैर, एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत दोबारा ठीक होने लगी और वो जो आवाज मुझे सुनाई देती थी वो भी सुनाई देना बंद हो गई। मुझे उस दिन से उस जंगल के हिस्से में जाने के लिए एकदम मना कर दिया गया कि मुझे कैसा लगता था। ये घटना धीरे धीरे पूरे गांव में भी फैल गई। लोग इस चीज के बारे में मेरे से पूछते भी थे, आखिर वो चीज दिखती कैसी थी। मैंने इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ ज्यादा बताया ही नहीं, क्योंकि मुझको इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैंने सुना है इन सब चीज के बारे में बात करो तो ये दोबारा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इस घटना के करीब 3 या 4 साल बाद मैंने घर छोड़ दिया और बाकी की पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू की। फिर मैं अपने नानी के वहाँ चला गया था और फिर ऐसी घटना कोई भी मेरे साथ नहीं घटी। मेरा नाम आदिल है। ये घटना 2012 की है। काफी अजीब घटना थी ये। 2012 में मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरी अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और नानी की भी तबीयत खराब थी। अम्मी को नानी के पास जाना था। अब्बू साइकिल चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा था। मैं जैसे तैसे मम्मी को नानी के वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहा था। इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि मुझको रास्ता ना दिखाई दे या मुझे टॉर्च की जरूरत पड़े। मैं अपने घर वापस लौट रहा था। जिस रोड से मैं अपने घर को वापस जा रहा था, उसी के बगल से कच्ची रोड भी गई हुई थी। हमारा खेत बाकी लोग से एकदम अलग था। वहाँ पे हमारे खेत थे और अलग पीछे था। मेन रोड से मुझे मेरे खेत में जाने के लिए 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने खेत को देखने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि मैं एक राउंड मार दूं। आमतौर पर रात को वहाँ पे जानवर आके फसलों को खराब कर दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे फसलों को एक बार मैं दोबारा जाके देख लूं। अंधेरा ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब रोड से लेके खेत तक गया, सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। मैं अपनी खेत को साफ साफ देख सकता था और वहाँ पे सारी फसलें ठीक ठाक बोई हुई थी। मेरे खेत के एकदम पीछे साइड में तभी मैंने ध्यान दिया, काली परछाई है, वो झुकी हुई थी और झुक झुक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस परछाई को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई जानवर की परछाई है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे मैंने अपने साइकिल खड़ी की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो वहीं पे टहल रहा था। मुझे लगा ये फसलों को खराब कर देगा। आमतौर पर जानवर आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं और मैंने अपने साइकिल को वहीं पे खड़ी की और परछाई के पास जाने लगा। मैंने सोचा अगर वो जानवर बड़ा होगा तो मैं उसे मार के भगा दूंगा, क्योंकि वो फसलों को खराब कर रहा था। उस टाइम मैंने अपने हाथ में एक भारी सी ईंट पकड़ रखी थी। मैं अकेला था पर कोई भी नहीं था। मैं खेत के एकदम पीछे साइड में गया तो परछाई वहीं पे खड़ी हो गई। जब मैं उस परछाई के पास वहाँ पहुँचा और मैं साफ साफ उसे देख सकता था,
जब वो परछाई रुकी, उसकी और मेरी करीबन दूरी 10 मीटर की थी। कुछ अजीब सी ही परछाई थी, वो कोई जानवर नहीं था। फिर मेरे आंखों के सामने परछाई 2 गुना बड़ी हो गई। पहले तो वो झुक के चल रही थी, मैं उसके आर पार भी देख सकता था। वो एक काली बड़ी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा मेरे हाथों में जो ईंट मैं पकड़ा हुआ हूँ उसके तरफ फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जम गए हैं। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे पैरों में जैसे कि जान आ गई हो। मैं दोबारा अपनी साइकिल की तरफ भागा। साफ साफ उस चीज़ को महसूस कर सकता था कि परछाई भी मेरे पीछे ही भाग रही है। जैसे तैसे अपनी साइकिल के पास पहुंचा। मैंने अपने साइकिल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे अपनी साइकिल पकड़ी, मेरी साइकिल हवा में उड़ गई। साइकिल हवा में 1 मीटर दूर पीछे जाके गिर गई। लग रहा था मेरी साइकिल को किसी ने उठा के जोर से फेंक दिया हो, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल को वहीं पे छोड़ दिया, रोड की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। ऐसा महसूस भी हो रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। किसी ने मेरे कंधे को छूने की कोशिश की है। मैं मेन रोड के पहुंचा, पे जाके नीचे बैठ गया। तभी लोग वहां से आ जा रहे थे। जान पहचान के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने उसी वक्त अपनी साइकिल रोकी और मेरी हालत के बारे में पूछा। मैं उन्हें सब चीज़ बताई। मुझे दोबारा बताया कि हम लोग जाके वहाँ देखते हैं। मुझे दोबारा बोला चल के वहाँ पे दोबारा देखते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं जुटी जाने की। मैं उससे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी और दवाई भी देनी थी। जब मैं अब्बू के पास पहुंचा तो वो सो रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं पैदल आया हूं। उन्होंने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि साइकिल मेरे एक दोस्त के पास है, कुछ देर में वो मुझे साइकिल लाकर दे जाएगा। वो जिन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था, वो बाद में मेरे दोस्त के साथ मेरे खेत पे परछाई को देखने के लिए गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी परछाई नहीं दिखी और मेरी साइकिल वहाँ रोड पे ही पड़ी हुई मिली। मैंने उन्हें बताया कि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य थी। हालांकि वो मेरे बात पे विश्वास कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे किसी तरह का कोई वहम हुआ है। वो मेरी साइकिल वापस लाके मुझे दे गए और इस घटना को अगले दिन मैंने अपने अम्मी को भी बोला। फिर अम्मी ने मुझे वहाँ पे रात को जाने से मना किया और उस दिन के बाद से और मैं वहाँ पे रात को कभी भी नहीं जाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फिर से एक डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, मैंने उत्साह में आके विनोद जी को तो बोल दिया, कोई भी स्थिति में मैं गाड़ी तो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल मेहनत करने के बाद एक गाड़ी खरीदी थी। तो ऐसी हालत में मैं अपनी गाड़ी को किसी भी कीमत पे तो नहीं छोड़ सकता था। और ऊपर से विनोद मुझे बार बार डराए जा रहा था। विनोद मुझे इस तरीके से डरा रहा था मानो जैसे कि आज अगर हम गाड़ी में रुकेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश और कीचड़ से बचने के लिए दूसरे एक नए रास्ते से जा रहे थे जो न्यू दिल्ली की तरफ जा रही थी। वो रास्ता कहाँ जाती वो हमें पता भी नहीं था, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कच्चा था। उस रास्ते पे गाड़ी का आना और जाना मतलब ना के बराबर ही था। उस रास्ते के बीच हम दोनों इस तरीके से फंस गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी को छोड़ के हम चले जाएं या यहीं पे रुके। पर दरअसल गाड़ी के अंदर थिएटर में पानी सूख गया था या कोई दूसरी समस्या आ गई थी, जिसके वजह से हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और टेंशन हो गई थी कि अब हम क्या करें। पर मेरा दोस्त का कहना था कि हम गाड़ी को यहीं पे छोड़ दें, और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। दिल्ली के ऐसे वीरान सड़कों पे चोरी होना एक आम बात है, और अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे गाड़ी को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मैंने विनोद को बोला, भाई तू जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं यहीं पे रात को रुक के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं रात को यहीं पे रेस्ट कर लूँगा। फिर अंत में विनोद को भी मेरी बात माननी ही पड़ी और विनोद भी मेरे साथ गाड़ी में रुकने के लिए तैयार हो गया।
मैं अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं। ऐसे में विनोद भी गाड़ी के पीछे वाली सीट को नीचे करके आराम से लेट गया। रात के 10 बज चुके थे और बाहर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लग रहा था ये काले बादल कभी भी बरस सकते हैं। वो काले बादल चांद और तारों को अंदर अपने समेटा हुआ था और इसकी वजह से अंधेरा पूरे अपने चरम सीमा पे था। वहाँ पे इतनी अंधेरा हो गई थी कि मैं अपने से लेके 20 फीट भी नहीं देख सकता था और मैं गाड़ी को अपने स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते रहा, पर लास्ट में जाके मेरी गाड़ी और मेरी भरोसा ने भी मुझे धोखा दे दिया। फिर मैंने भी गाड़ी को बंद करके रेस्ट करने का सोचा। तभी विनोद पीछे वाली सीट से मुझे बोलता है, भाई तुझे पता नहीं होगा, ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ही डरावना है। लोग ऐसा कहते हैं। ये सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने विनोद से पूछा, भाई इस रास्ते में ऐसा क्या है कि लोग इस पे रुकने से मना करते हैं? भाई वो तो देख मुझे नहीं मालूम भाई, पर जैसा मैंने अपने बड़े लोग से सुना है मैंने तुझे बता दिया भाई। इससे पहले कि मैं और कुछ विनोद से सवाल करता, उसी के पहले एक इतना जोर का वहाँ पे धमाका हुआ। वो धमाका काफ़ी इतना तेज़ था कि हम दोनों के दिल दहल गए और हमारी शरीरों में भी प्रभाव पड़ने लगा था। मैंने विनोद को बोला, भाई ये क्या हो गया? विनोद डरते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम, शायद बाहर निकल के देख गाड़ी का कहीं टायर तो ब्लास्ट नहीं कर गया। ये सुनकर मैंने गाड़ी से बाहर निकला और फ़ोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च जला के मैंने देखा गाड़ी की टायर बिल्कुल ही ठीक थी और मैं आसपास देख भी रहा था। दूर दूर तक नहीं तो कोई दुकान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई चीज़ का साधन दिखाई दे रहा था। फिर मैं आजू बाजू के मैकेनिक से जब बात करने की कोशिश की तो वो भी आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका कहना था इतनी रात को मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मैंने सब मैकेनिक को एडवांस देने की भी बात की, तब भी वो नहीं आना चाहते थे। सभी मैकेनिक ने आने से साफ मना कर दिया। इसीलिए हम दोनों के लिए गाड़ी में रुकना ही अच्छा था। और गाड़ी के सामने हम लोगों ने देखा ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि धमाका हो। ये हरकत हमें बहुत डरा रही थी क्योंकि इतने बड़ी जगह पे ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जिससे बहुत बड़ा धमाका हो। आखिरकार ये मैं पता नहीं लगा पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। फिर मैंने गाड़ी के अंदर जाके देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दरअसल मैंने जो देखा, विनोद काफ़ी डरा हुआ था और विनोद की आंखें पूरी लाल लाल हो गई थी। उसकी सांसें भी फूल रही थी और वो पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। ये देख के मैंने विनोद से पूछा, अरे भाई तू घबरा क्यों रहा है और तुझे क्या हो गया है? विनोद ने जवाब दिया, भाई सामने देख। और जैसे कि मैं सामने देखा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने विनोद को बोला, सामने तो भाई कुछ भी नहीं है। तब भी विनोद काफ़ी घबराया हुआ और डरा सा लग रहा था। वो ऐसा डरा हुआ लग रहा था जैसे कि किसी भूत को देख लिया हो। फिर मैंने उसे बोला, भाई वो तेरा भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ऐसा कर, आराम कर। ये बोल के मैंने जैसे ही अपने मुंडी को सामने घुराया, फिर जो मैंने देखा, देखने के बाद मेरा भी शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो गया और मैं भी काफ़ी डरा सा हो गया। मेरी भी पूरी हाल ख़राब होने लगी। अब मुझे समझ में आ गया था विनोद मुझे यहाँ पे क्यों रुकने से मना कर रहा था। सामने का जो मैंने दृश्य देखा था वो काफ़ी खौफनाक था। टाइम बीतने से पहले ही मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया था। किसी भी हालत में मुझे कोई खतरा नहीं उठाना था। मैंने देखा कि गाड़ी के हेडलाइट के सामने एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी जो रास्ते पे लेटी हुई थी। देख के तो कोई भी समझ जाता कि ये औरत कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी। वो आस्ते आस्ते रेंगते हुए हमारी गाड़ी के पास आ रही थी और उस औरत का पूरा जबड़ा फटा हुआ था। सीधे भाषा में बताया जाए तो वो एक पिशाचनी थी जिसको कोई कमज़ोर दिल वाला अगर देखे तो उसकी संग संग वहीं पे मौत हो जाएगी। मुझे डरा सा देखते हुए विनोद समझ गया कि वो चीज़ का मुझे भी एहसास हो चुका है, जिसे देख के मैं डर रहा हूँ। तब विनोद ने कहा, भाई मैंने तुझे पहले ही बोला था यहाँ पे मत ठहर, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब हम दोनों को अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, पर गाड़ी तो एकदम स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो औरत लगातार हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ते जा रही थी। और ये देख के मुझे लगा कि मैं काफ़ी डर रहा हूँ उसको देख के, इसलिए मैंने गाड़ी की आगे वाली हेडलाइट बंद कर दी। मैं डरा समय यही सोच रहा था कि वो औरत कहीं हमारी गाड़ी के अंदर ना आ जाए, और तभी किसी ने अपने हाथ से कांच के ऊपर मारा
और ये एहसास करते ही मैं अपने गाड़ी के अंदर गिर गया, क्योंकि मैं समझ चुका था ये और कोई नहीं, वही औरत है जो मेरे सामने दिखाई दे रही थी, जो रेंगते हुए आ रही थी। फिर मैं पीछे घूमते हुए विनोद को बोला, भाई अब हम क्या करें? तो विनोद ने बोला, भाई जब तक वो गाड़ी के अंदर नहीं आ जाती है हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, और जब वो गाड़ी के अंदर आ जाएगी भाई तब तो हमें भागना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास, और अभी तक इस रास्ते से हमने कोई दूसरी गाड़ी को भी जाते या कोई दूसरा साधन भी नहीं देखा है। उसकी बात हमें भी काफ़ी हद तक सही लगी। जब तक वो औरत हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। पर क्या पता वो औरत हमारी गाड़ी के अंदर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बस हम तो भगवान के ही भरोसे थे, भगवान से मना रहे थे कि बस वो औरत हमारे गाड़ी के अंदर ना आ जाए। दोस्तों, डर के मारे हम दोनों की हालत पूरी पतली हो चुकी थी। तभी गाड़ी पे एक दस्तक होती है। कोई बार बार दरवाज़ा को ढकढकाता और खोलने को बोलता, पर हम लोग काफ़ी इतने डरे हुए थे कि हमारे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पर वो गेट ढकढकाया जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। पर ये आवाज़ किसी आदमी की थी। लेकिन हम इतना तो जानते थे कि काली शक्तियाँ कुछ भी कर सकती है और वो किसी भी तरीके के आवाज़ निकाल सकती है। तभी मेरे साइड खिड़की पे अचानक से उजाला होने लगा। तभी मैंने देखा कि वो एक लालटेन की रोशनी थी, और वो रोशनी अचानक ही मेरे शीशे के सामने आने लगी। तभी मैंने देखा कि उस लालटेन को पकड़े हुआ एक आदमी था, जिसकी मोटी मोटी दाढ़ी और बड़ी बड़ी आंखें थी, और वो आदमी हल्का हल्का सा मुस्कुराए जा रहा था। उस डेविल मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो मुझे नहीं पता था। और फिर वो आदमी तभी बोलता है, कांच नीचे करो। मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तब भी मैंने गाड़ी का कांच नीचे नहीं किया। वो आदमी 3 से 4 बार बोलता रहा, गाड़ी के कांच नीचे करो। तभी मेरा दोस्त विनोद मुझे बोलता है, भाई एक बार कांच नीचे करके तो देख, क्या पता ये हमें निकलने का कोई रास्ता बता दे। ऐसे तो उस आदमी पे मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं था, तब भी मैंने कांच थोड़ा सा नीचे किया। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और दूसरी बात, तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, और जब आ ही गए हो तो बचने का रास्ता भी जान लो। पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ से बचना इतना भी आसान नहीं है, और जो रेंगने वाली पिशाचिनी को तुमने देखा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो चाहे तो यहाँ पे तुम्हें अभी तुरंत ही मार सकती है। लास्ट में उस आदमी ने बोला, अगर उस पिशाचिनी से तुम्हें बचना है तो उसकी लाश को तुमको जलाना पड़ेगा। उसकी लाश यहीं रास्ते के कहीं अगल बगल में है। उसके ऊपर काफ़ी पत्थर रखे हुए। उसे कई आदमियों ने जलाने की कोशिश की, पर कोई जला ना पाया, और तुम गाड़ी में बैठे हुए थे इसलिए अभी तक सेफ हो। अगर रात के 2 बजे से पहले अगर वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाई या तुम उसे कुछ नहीं कर पाए तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है। इससे पहले उसे जो भी जलाने की कोशिश की उसे वो बच के जाने नहीं दी, मार दी। और वो आदमी ये बोलकर अचानक ही हवा में गायब हो गया। ये देख के हमारी और भी हालत ख़राब होने लगी, और हम काफ़ी डरे हुए थे, और हमारे पास अब 2 ही रास्ता बचा था। एक रास्ता ये था कि उस पिशाचिनी का लाश ढूंढ के हम उसे जला दें, या दूसरे रास्ता ये था कि गाड़ी में बैठ के हम अपनी मौत का तमाशा देखें। ऐसे में मैंने विनोद को बोला, भाई 2 बजे से पहले वो पिशाचिनी हमें कोई नुकसान नहीं दे सकती है, अभी भी हमारे पास 40 मिनट है, और यही सही समय था हमारे पास। तभी विनोद ने बोला कि उस औरत को मैं जलाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, तुम अपना देख लो तुम क्या करोगे। विनोद का बात सुन के हमने ये ठान ली थी कि या तो अपनी जान बचाते हुए मरेंगे या तो ऐसे ही मरेंगे, या तो हम अपनी जान बचा लेंगे। ये सुन के हमने गाड़ी से नीचे उतरी। हम गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और अगल बगल से हमने पूरी सामान तैयारी कर ली थी, जो एक पूरे डेड बॉडी को जलाया जाता है। फिर हमने गाड़ी से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल को एक बोतल में भर लिया। फिर हमने एक लाइटर ले लिया। अब किसी भी कीमत पे उस डेड बॉडी को ढूंढ के हमें जलाना था, और इधर उधर हमने ढूंढने लगे। तभी मुझे एक एहसास हुआ कि वो औरत हमारे पीछे आ चुकी है, और उसका डरावना चेहरा देख के तो मेरा पूरा दिल ही दहल गया। तब भी मैंने पूरे हिम्मत और साहस के साथ उस औरत का सामना किया और मैं आगे बढ़ा। फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पे लिखा हुआ था, छोटी देवी का अंतिम संस्कार। ये देखने के बाद हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी।
मैं इतना तो समझ गया था कि वो पिशाचनी का डेड बॉडी यहीं पे छुपाया गया है और यही वो पत्थर है जिसके नीचे उसका डेड बॉडी दबा हुआ है। फिर हम दोनों वो पत्थर के पास पहुंच गए और फिर तभी हमें एक एहसास होता है कि कोई हमारा पैर पकड़ के ज़मीन के नीचे खींच रहा है। हमने पूरी कोशिश की तब भी वो खींचे ही जा रही थी और उस आदमी ने बोला था अगर उस डेड बॉडी को हम जलाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आने लगेगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई बड़ा बड़ा नाखून मेरे पैरों के अंदर घुसेड़ दिया है। तब भी मैंने अपना जिद नहीं छोड़ा, उस पत्थर को उठाने की पूरी कोशिश करते रहा। फिर हम दोनों ने हिम्मत करते हुए उस पत्थर को हटाया। तो पत्थर को हटाने के बाद हमने देखा एक सच में वहाँ पे एक डेड बॉडी है। वो हल्का फल्का एक कंकाल था। फिर हमने सोचा शायद ये वही कंकाल है जिसे हमें छुटकारा मिल पाएगा और हमारी जान बच पाएगी। तभी विनोद ने हिम्मत दिखाते हुए कंकाल के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और छिड़कते ही हम दोनों को ऐसा लग रहा था हम दोनों के पूरे पैर कट के निकल जाएंगे। शायद ये वही दृश्य है जहाँ पे सभी लोग हार मान जाते, पर हमने हार नहीं मानी और हमने पेट्रोल छिड़का हुआ था और हमने आग लगा दिया। और हमें इतना तो पता था अगर इस कार्यक्रम को अगर हम यहाँ पे रोक दिए तो हमारी मौत पक्की है। तभी हमने तुरंत आग लगा दिया और पेट्रोल ने तुरंत आग भी पकड़ लिया। तभी हमने महसूस किया पीछे से कोई चिल्ला रहा है। तभी हमने पीछे घूम के देखा तो हमने जो दृश्य देखा वो महिला जो पीछे ज़मीन पे रेंग रही थी वो अब जल रही हो और उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कि हमारे कान से पूरे खून के छींटे निकल जाते। और फिर हम इतना तो समझ गए थे ये महिला अब जो जल गई थी ये इसको अब मुक्ति मिल चुकी है जलने के बाद। इस महिला का आत्मा काफ़ी दिन से भटक रहा था और अभी तक ऐसा कोई शख्स ही पैदा नहीं हुआ था कि इसका कोई अंतिम संस्कार कर पाए। ये सब दृश्य देखने के बाद फिर जब हमने अपना पैर पे ध्यान दिया तो पैर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था किसी बड़े काम को हमने अंजाम दिया हो और हमारी पैर से पूरे मांस बाहर निकल गई थी, खाली हड्डी ठीक से दिखाई दे रहा था। तभी हम दोनों ने एक डॉक्टर के पास गया और जाके पट्टी करवाया। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि हम लोग उस दिन अपनी जान बचाने में सफल हो पाए। और हम लोग तब से वही सोच रहे थे वो इंसान कौन था जो हमें इतना अच्छा राय दिया था। फिर ये घटना के बारे में हमने कई लोग से बताया भी, पर कोई आदमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे एक ऐसा आदमी भी रहता है जो ये अच्छा राय देता है। पर हाँ, इतना सबको ज़रूर पता था कि उस रास्ते में कहीं मौतें होते रहती है, वहाँ पे कोई पिशाचनी का वास है। और उस आदमी के बारे में लोगों को कोई कुछ भी नहीं पता था कि कोई एक आदमी हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिर कई साल बाद भी इस घटना को जब भी हम याद करते तो हमारी रोंगटे कांप जाती है और हम कभी समझ नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या था हमारे साथ और ये घटना हम जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बस इस कहानी में इतना ही। मिलते फिर से कोई एक दूसरे घटनाओं के साथ। तब तक चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें और कैसा आपको स्टोरी चाहिए कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।